हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि मैं ऐसी ही कानूनी जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वीडियोस के भी लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आज का महत्वपूर्ण वीडियो आप सबके लिए। आइए चलते हैं वीडियो पर। बदलापुर फर्जी मुठभेड़, 5 पुलिसकर्मियों पर एसआईटी जांच के आदेश। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य की अनिच्छा पर उठाए सवाल। मानी बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर फर्जी मुठभेड़ मामले में कथित तौर पर शामिल 5 पुलिसकर्मियों की एसआईटी जांच का आदेश दिया है। माननीय जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस डॉक्टर नीला गोखले की खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा, जांच रिपोर्ट के अवलोकन के बाद हम संतुष्ट हैं कि विचाराधीन मामले यानी मुठभेड़ में गहन जांच की आवश्यकता है, क्योंकि यह निर्विवाद है कि मृतक की मौत एक पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई गोली से हुई थी, जब वह पुलिस हिरासत में था। मृतक के माता पिता की अनुपस्थिति में मामले को बंद करना आसान होता, लेकिन एक संवैधानिक न्यायालय अपने दायित्वों को पूरा करने में राज्य की विफलता को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। किसी अपराध की जांच करने से इनकार करना कानून के शासन को कमजोर करता है, न्याय में जनता के विश्वास को मिटाता है और अपराधियों को बिना सजा के जाने की अनुमति देता है। प्राथमिकी दर्ज करने में भी राज्य की अनिच्छा ने याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी को असहाय महसूस कराया है, जिससे उन्हें अपने बेटे की असामयिक मृत्यु पर बंदी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह की लापरवाही संस्थानों में जनता के विश्वास को कमजोर करती है और राज्य की वैधता से समझौता करती है। एक संवैधानिक अदालत के तौर पर हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते और मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस ललिता कुमारी के फैसले का पालन करने और मामले को उसके तार्किक अंत तक ले जाने के लिए बाध्य है। इस प्रकार इसने मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम की अध्यक्षता में एक एसआईटी के गठन का आदेश दिया। अधिकारी को एसआईटी गठित करने के लिए अपने पसंद के अधिकारियों का चयन करने की स्वतंत्रता दी गई है और टीम का नेतृत्व एक डीसीपी करेगा। राज्य सीआईडी को निर्देश दिया गया है कि वह 2 दिनों के भीतर सभी कागजात एसआईटी को सौंप दे। यदि याचिकाकर्ता आगे नहीं आता है तो पुलिस सहित किसी के द्वारा आपराधिक कानून को गति दी जा सकती है। न्याय के हित में, न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए और न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक है। न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। इस कहावत को ध्यान में रखते हुए भी यही आवश्यक है। 2 सप्ताह के लिए फैसले पर रोक लगाने के राज्य के अनुरोध को भी खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता यानी मृतक के माता पिता समाज के गरीब तबके से हैं और उन्होंने गोलीबारी के 1 दिन बाद ही शिकायत दर्ज कराई थी। फिर भी उनकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता पीड़ित समाज के गरीब तबके से है। उसकी शिकायत को राज्य द्वारा नजरअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अपराध यदि कोई हो राज्य के खिलाफ है और यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह उचित कदम उठाए। यदि याचिकाकर्ता की शिकायत के आधार पर नहीं, यहाँ तक कि जांच रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा प्राप्त जानकारी के आधार पर, और इसे इसके तार्किक अंत तक ले जाए। कोई भी आपराधिक अपराध समाज के खिलाफ अपराध है और राज्य मानव अधिकारों के संरक्षक और कानून के रक्षक के रूप में कार्य करता है। खंडपीठ ने अपने 44 पृष्ठ के आदेश में इस बात को रेखांकित किया कि अपराध पूरे समाज को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार जांच में समाज के वैध हित को आसानी से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि कानून लागू करने वाली एजेंसी और इस संस्था के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास को मजबूत किया जाए। कहीं ऐसा न हो कि न्याय प्रशासन में लोगों का विश्वास डगमगा जाए। निष्पक्ष जांच से इनकार करना या जांच में देरी करना पीड़ित और समाज के साथ उतना ही अन्याय है जितना कि आरोपी के साथ। निष्पक्ष और उचित जांच की अवधारणा का अर्थ है कि जांच निष्पक्ष, ईमानदार, न्यायपूर्ण और कानून के अनुसार होनी चाहिए। विकास बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी के माता पिता द्वारा दायर एक याचिका में आता है, जो 23 सितंबर 2024 को कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ में मारा गया था। माता पिता ने दावा किया कि यह फर्जी मुठभेड़ का मामला है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। शुरुआती सुनवाई में खंडपीठ ने मामले में खराब जांच के लिए राज्य की खिंचाई की थी और यहां तक कि प्रथम दृष्टया यह भी कहा था कि उनके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि वैन में मौजूद 5 पुलिस अधिकारी आरोपी पर काबू नहीं पा सके। खंडपीठ ने आगे कहा था कि पुलिस गोलीबारी से बच सकती थी। विशेष रूप से इस साल जनवरी में एक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 176 के तहत एक रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसमें मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला था कि मृतक के साथ विवाद में 5 पुलिस
5 पुलिस कर्मियों द्वारा इस्तेमाल किया गया बल अनुचित था और ये पुलिसकर्मी उसकी मौत के लिए जिम्मेदार थे। रिपोर्ट के अनुसार बंदूक पर मृतक की कोई उंगलियों के निशान नहीं थे। कथित तौर पर उसने एक पुलिसकर्मी के खिलाफ गोली चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसमें आगे कहा गया कि पुलिस का रुख है कि उन्होंने निजी रक्षा में गोली चलाई, अनुचित और संदेह के साये में था। हालांकि मृतक के माता-पिता ने खंडपीठ से कहा कि वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि उन्हें न्याय मिलने में देरी हो रही है। इसलिए उन्होंने 6 फरवरी को अपनी याचिका वापस लेने की इच्छा व्यक्त की थी। यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि पिछले साल दिसंबर में माता-पिता ने खंडपीठ को बताया था कि तत्काल मामले के कारण उन्हें अपने गांव से हटा दिया गया है और सड़कों पर रहने और अपने अस्तित्व के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर किया गया है। 7 फरवरी को हुई सुनवाई में माननीय न्यायालय की खंडपीठ ने उस समय स्तब्ध रह गई जब उसने कहा कि ठाणे की सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट के उस निष्कर्ष पर रोक लगा दी थी जिसमें कहा गया था कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपियों के माता पिता द्वारा लगाए गए आरोपों में दम है। खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट मंजुला राव को इस मामले में न्याय मित्र के रूप में भी नियुक्त किया था ताकि इस मामले में सहायता की जा सके कि क्या पुलिस मजिस्ट्रेट के निष्कर्षों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर सकती है और क्या राज्य को यह तर्क देने का अधिकार है कि वह राज्य सीआईडी की प्रारंभिक जांच का इंतजार करेगा और उसके बाद ही फैसला करेगा कि उसे प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए या नहीं। राज्य ने सीनियर एडवोकेट अमित देसाई के माध्यम से लोक अभियोजक हितेन वेनेगांवकर और अतिरिक्त लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे की सहायता से तर्क दिया था कि मजिस्ट्रेट रिपोर्ट में राज्य के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। उसने खंडपीठ को आश्वासन दिया कि राज्य सीआईडी स्वतंत्र जांच कर रही है। राज्य का विरोध करते हुए एमिकस राव ने 10 मार्च को खंडपीठ से कहा था कि राज्य इन 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कर्तव्यबद्ध था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। उसने बताया कि मृतक की गोली मारकर हत्या किए जाने के एक दिन बाद उसके माता-पिता ने पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त ठाणे और स्थानीय पुलिस को एक शिकायत पत्र लिखा था। राव ने दलील दी कि इस पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले को फैसले के लिए बंद कर दिया। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो फ्रेंड्स। मेरी वीडियो को शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहां से